का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात होगी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस से रिश्ता रहा है या फिर कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश से रिश्ता रहा है उस पर हम बात करेंगे कि क्या कांग्रेस अब आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश से वो आउट हो रही है। बहुत सारे सवालात हैं और वजूहात क्या है, क्यों वजह बनी ये सवाल करने की, उसको भी हम तफसील से आपको बताएंगे। दरअसल आज सोनिया गांधी ने जैसे ही राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लोग सवाल करने लगे कि क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से डर लगने लगा है। दरअसल रायबरेली जो है वो 1952 से ही नेहरू और गांधी जो खानदान है उसकी रवायती सीट रही है। ऐसे में गांधी फैमिली इस सीट को छोड़कर कोई महफूज सीट तलाशने लगी है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी हो रहा है कि क्या अब जैसे सोनिया गांधी, ये क्लियर हो गया है कि रायबरेली से जो है वो 2024 के लिए अपना वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो क्या प्रियंका गांधी को वहां से मैदान में उतारा जा सकता है, उन्हें पार्टी उम्मीदवार वहां से बना सकती है, ये भी सवाल है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे बेबाक मुंसिफ में, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि 1989 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ठीक से अपने पांव नहीं जमा पा रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हिमांशु कुमार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से दीपक सोनकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद और सीनियर जर्नलिस्ट शिवाजी सरकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। पहला सवाल हिमांशु जी आपके पास ही हम आते हैं पहले सवाल के लिए, और पहला सवाल यही है कि लोग जानना चाहते हैं एक ऐसी सीट रायबरेली और एक ऐसा सूबा जहां पर 1989 तक तकरीबन आज़ादी के बाद अक्सर जो है वो हुकूमत में रही है कांग्रेस, मगर 89 के बाद से अब तक असेंबली में पांव नहीं जमा पाई है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी कोई बहुत बड़ा 2009 के बाद से कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं हुआ है। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह है 1952 से जो एक सीट चली आ रही थी गांधी नेहरू फैमिली की 1952 से, उसे छोड़ने की वजह क्या बनी। हालांकि अभी ये भी बात जो है वो सामने आना बाकी है कि क्या प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी या फिर किसी और को उतारा जाएगा मैदान में। हिमांशु जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि सोनिया जी के राज्यसभा जाने से कांग्रेस वह सीट छोड़ दी है या उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हो गए, ऐसी स्थिति नहीं है। सोनिया जी की उम्र का तकाजा है जी, उनकी उम्र ज्यादा हो गई। और आप जानते होंगे कि रायबरेली से वहां की जनता से प्रियंका जी का कितना गहरा रिश्ता है। जी जब सोनिया जी चुनाव लड़ रही थी उस समय भी प्रियंका जी वहां जाती थी और चुनाव का कमान संभालती। आज भी प्रियंका जी का वहां से एक संबंध है, वहां की जनता से कनेक्टिविटी है। तो निश्चित रूप से जब सोनिया गांधी जी अक्सर बीमार रह रही है और क्षेत्र में जाने में थोड़ा सा परेशानी है, तो राज्यसभा गई है, वहां से राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल की है। और वहां उत्तर प्रदेश में अब उनकी विरासत को, सोनिया जी की विरासत को प्रियंका गांधी जी संभाले, ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रह गई बात जो 1952 के बाद आपने कहा कि लगातार 1991 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। उसका कारण है, आप देखे होंगे कि जनसंघ के समय से राम मंदिर मुद्दा नहीं था इन लोगों का। और 1984 में जब चुनाव हारे हैं ये लोग, उस समय में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था गांधीवाद समाजवाद। ऐसा मुद्दा इन लोगों का राम मंदिर का नहीं था। हिमाचल प्रदेश में उसके बाद इनकी बैठक होती है और उसमें इन्होंने तय किया कि राम मंदिर के मुद्दे को उठाना चाहिए और धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए। तो जब धर्म का उपयोग होता है राजनीति में तो एक बड़ा मुद्दा बनता है और सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। इस बीच में हम कहीं बैठे हुए थे, हमारा कई लोगों से हमारी चर्चा हुई, तो ये चर्चा चली कि जातीय जो इक्वेशन है, तो अन्य कई राज्यों में ऐसा होता है कि जातीय आधार पर वोट दिए जाते हैं, तो वहां पर फिर से धर्म के नाम पर गोलबंदी होना शुरू। तो जहां धर्म के नाम पर वोटिंग होता हो और जो धर्म के ऊपर वोट मांगने का काम करते हो, तो वहां कोई भी मुद्दा नहीं रह जाता है, चाहे वह विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, वहां की लेबर वर्ग का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। आज वही स्थिति कमोबेश उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे और जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा किया गया लगातार
1991 के बाद। हाँ, पर वो तो हम सवाल सबके उठते हैं, देखिए सामने बात ठीक है हम आपकी, बात ठीक है, मगर सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि भाई अगर वो धार्मिक उन्माद पैदा किया गया तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश पर भी जो है हुकूमत की है, तो फिर वो उसको रोकने में नाकाम क्यों रही? किसी भी लेवल पर रोक सकती थी या किसी भी तरीके से। सियासत का जवाब सियासी अंदाज में ही दिया जाता है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, शिवाजी सरकार आपके पास आता हूं। ये सोनिया गांधी का जो कांग्रेस पार्टी का जाहिर तौर पर वो फैसला है, सोनिया गांधी का फैसला है, राजस्थान से जो है वो राज्यसभा जा रही हैं और इंदिरा गांधी के बाद पहली इस फैमिली से, वो यानी नेहरू गांधी फैमिली से पहली मतलब यानी दूसरी ऐसी मेंबर हैं जो जा रही हैं राज्यसभा। वरना सब लोकसभा के रास्ते ही पार्लियामेंट जाते हैं, लोकसभा ही जाते हैं, मतलब चुन करके आते हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या ये मतलब खाली एक कि भाई वो उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है या फिर सियासत साथ नहीं दे रही है? सेहत या सियासत क्या है? सेहत की बात ठीक है जी, कोई गलत बात नहीं है सेहत की बात करना। और सेहत और उसमें लोकसभा के चुनाव के प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन बहुत कुछ होता है, वो वहां तक बात सही है। पर मैं समझता हूं दूसरी बात जो है, कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है। जी, राम जन्मभूमि का जो इशू है वो 1984 से शुरू हुआ आप कह सकते हैं, और 86 तक वो काफी शबाब पे चला गया जब शंखनाद का मौका आया जी, और उसके बाद वो चढ़ता चला गया। पर ऐसा नहीं है कि उस बीच कांग्रेस ने राम जन्मभूमि को लेकर कुछ काम जो किए उसका सारा श्रेय वो ले सकते थे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस ने पॉलिटिकली और सोशली उन चीजों को नहीं किया। देखिए, अगर राम जन्मभूमि का ताला खुला तो किसने खुलवाया, किसके वक्त खुला? डेफिनेटली राजीव गांधी के वक्त में खुला। बिल्कुल। 89 में शिलान्यास हुआ। यूपी में हो या सेंटर में हो, किसकी हुकूमत थी तब? बिल्कुल सही। तो सवाल है कि कांग्रेस अगर काम करती है और उस पर शाहबानो का केस ला के लिवापोती भी करती है, इन सारी चीजें, कई चीजें हुई है जो उन्होंने काफी कॉन्ट्रडिक्शंस लाए हैं। सही। और दूसरी चीज, एक चीज और जो मैं महसूस करता हूं कांग्रेस के साथ हुआ है और अभी भी है कांग्रेस में, कांग्रेस लीडर्स में मैं कहूंगा कि अभी भी आप बीजेपी में तमाम गड़बड़ियां होते हुए भी तमाम चीजें ऐसी हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी अगर बीजेपी के लीडर्स को आप कुछ सुझाव देते हैं तो सुनते हैं। कई मामले में हम ये भी देख चुके हैं कि उस पर एक्शन करते हैं और करेक्शंस भी करते हैं। पर कांग्रेस के नेता जो है, आप उनके पास भी चले जाइए तो उनके पास समय नहीं होता है बात करने का। आप उनको सुझाव दीजिए, वो सुझाव को समझते हैं कि कोई बेवकूफ आदमी उनको सुझाव दे रहा है, तो सुझाव सुने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सुझाव या आपके सुझाव उनको लेना चाहिए, पर जनता के साथ भी जो उनका जो एक जुड़ाव है वो भी जो कनेक्टिविटी है वो भी कमजोर हुई है। बिल्कुल। अब आप अमेठी और एक इंपॉर्टेंट बात आपने ये कही है कि वो कर तो देती है, तो जाहिर तौर पर वो शाहबानो के बाद जो है वो वहां पर राजीव गांधी को फैसला लेना पड़ा एक तरीके से, जाहिर तौर पर वो एक, क्योंकि दबाव था शाहबानो के केस का, किस तरीके से वो मुस्लिम समाज के बीच घिरे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में बदलना पड़ा। उसके बाद उस दबाव को कम करने के लिए फिर वो रास्ता अख्तियार किया अयोध्या का, राम मंदिर का, मगर उसको वो अच्छे से आप ये कह रहे हैं कि वो समझा नहीं पाए, या फिर कह लीजिए उसको खुल करके नहीं कह पाती कांग्रेस, क्योंकि उसको डर रहता है जो सेकुलर वोट उसके साथ जुड़ा हुआ है या जो मुस्लिम वोट जुड़ा हुआ है वो खिसक ना जाए। देखिए, आप अच्छा काम करेंगे, वोट जुड़ते जाएंगे। दूसरी चीज, आज कांग्रेस की जो है, आप यूपी को ले लीजिए जी, कर्नाटक में उन्होंने कुछ हद तक अच्छा किया है कि ग्राउंड लेवल जो उनका जो वर्कर्स है लेवल उसका बड़ा है, तेलंगाना में हुआ है। पर यूपी में आज क्या हाल? यूपी में अमेठी की सीट पिछली बार जा चुकी है, रायबरेली की सीट भी इस बार बहुत आसान नहीं है। देखिए, बीजेपी जो है, पॉलिटिकली कोई बुरी बात नहीं है, बीजेपी पॉलिटिकली उनको घेर रही है और वो उसमें घिरते चले जा रहे हैं, और जो कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं कर रहे। दूसरी चीज देखिए, एक चीज मैं और चीज बताऊं, इंडिया अलायंस बनाया, जून में बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और ये नहीं है कि बीजेपी ही नहीं देख रही थी, सारा मुल्क उनकी तरफ देख रहा था। पर वो अलायंस बना के ऐसे सो गए जैसे कि खरगोश सो जाता है। उसी वक्त जो है
सीट एडजस्टमेंट्स और ये सारी चीजें करके अगर सारी चीजें कर लेते, जो स्टेट इलेक्शंस आए हैं उसमें सारे ऑपोजिशन पार्टी को साथ ले आते और आगे आज तक अगर आते तो उनको 8 महीने में जो हालात होती उनकी, जो प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो हालात होती उनके वर्कर्स में, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो उनका वर्कर्स है, जो उनका कैडर है, हाँ। वो अगर उत्साहित होकर आ जाता है तो किसी उसके अंदर जोश उत्साह भरना बेहद जरूरी है। वक्त वक्त पर अलग अलग जो है उसके लिए मतलब पार्टी की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और शायद अभी उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश की यूनिट है वो कुछ चला भी रही थी, मतलब कार्यकर्ता जोड़ो या कैसे करके वो जा रही थी घर घर, अलग अलग जगहों पर देखा हमने। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिक्र कर दूं मैं। जी 22 तारीख को उन्होंने कहा कि मौजूदा नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मत जाइए, कोई ऐसा नहीं है कि हर एक को जाना जरूरी है कहीं। उन्होंने कहा कि हम 15 तारीख को अयोध्या जाएंगे और रामलला के करेंगे, जो भी करेंगे। अब 15 तारीख को वो गए वहां, उत्तर प्रदेश के सारे लोग, सारी मीडिया उनकी तरफ देख रही थी, तो मीडिया को भी उन्होंने ठीक ढंग से कनेक्ट नहीं किया। अयोध्या में गए, नहा के चले आए। अरे जब आप गए हैं, सियासी काम के लिए गए हैं, जाइए, मिलिए, जो भी करिए, लोगों से बात कीजिए, बोलिए, झंडे लगाइए, नारे लगाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो सवाल है कि जो उनके लिए करना चाहे वो क्या करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपक सोनकर जी, आपके पास मैं आऊंगा। जाहिर तौर पर पिछली बार जैसे अभी शिवाजी सरकार ने कहा कि पिछली बार जो है वो अमेठी ले ली गई और राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा अमेठी छोड़ करके, ठीक है साहब। 19 में उनको वहीं से जो है, फिर चूंकि हार गए थे तो 2 जगह से खड़े थे, उनको शायद पहले से अंदाजा हो गया होगा कि ऐसा हो सकता है, सीट जा सकती है। उस तरह की जो है वो कई बार जो सियासी लोग होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती है या जो सियासी सिस्टम होता है उनको आभास भी हो जाता है, पता भी चल जाता है। आपको लग रहा है कि रायबरेली के छोड़ने के पीछे भी कुछ वही आभास 2019 वाला नजर आ रहा है, वही वजह नजर आ रही है, वही जो है एहसास नजर आ रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जोड़ी इस चर्चा में। जी, एक राजनीतिक के रूप से बिल्कुल एक एहसास होता है, वो आभास होता है, और जो अंदाज और जो आंकड़े लगाने की बात होती है वो निश्चित तौर पर यही है। तो 2019 का चुनाव था, बहुत सारे दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में, देश के चुनाव में आए थे, और उसका परिणाम क्या था वो सब लोग भी उस बात को जानते थे। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने निर्णय लेकर के अमेठी की सीट छोड़ी, और अमेठी का परिणाम अमेठी की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी की झोली में देने का काम किया। और इसी तरीके से आज सोनिया गांधी जी ने जो देश की पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका निभाई है, उसके अनुभव के साथ आज उस बात को समझ गई है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इस कांग्रेस को नकार रखा है, उसको स्वीकार नहीं कर रखा, निश्चित तौर पर 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो देश की जनता के साथ में है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, और अब भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ में, निश्चित तौर पर उसी के परसेप्शन के साथ खड़ी। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश की जनता निर्णय जो परसेप्शन के आधार पर कर रही है। कई वर्षों तक देश की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद देने का काम किया, मगर कांग्रेस ने देश की जनता को क्या दिया? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, और देश की जनता को गर्त में डालने का काम। हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करते, धर्म के नाम पर राजनीति करते, धर्म के नाम पर भड़काऊ बात करते। तो खुर्शीद अहमद जी क्या करते और किस तरीके से धर्म के नाम पर सवाल खड़ा करते? और हमारे आदरणीय जी को भी मैं सुन रहा था, भाई अगर धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो आपको राम मंदिर जाने में क्यों दिक्कत थी? ठीक है, केवल एक धार्मिक वोट बैंक की हितैषी बनने के लिए आप भगवान को नकारने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ये तो उत्तर प्रदेश से और देश से आज कांग्रेस का नकारने का कारण एक चीज और भी है कि ये उसी जनता को मूर्ख बताने का काम करते हैं
जिस जनता इनको सर पर बैठाने का काम करती है। दूसरी बात जो मैं परसेप्शन की बात कर रहा था, परसेप्शन ये है कि 2014 से 2017 से 2019 से अगर देश की जनता का भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, उसका कारण वो कारण है गरीब कल्याण की योजनाएं। वो कारण है उस गरीब के घर में एक चूल्हा जलने की योजना है। वो कारण है उस गरीब के घर को छत से जोड़ने की योजना है। वो कारण है महिला को सशक्त करने की योजना है। वो कारण है अंतिम के व्यक्ति को भी नेतृत्व देने की योजना है। और जिस तरीके से आज देश के संकल्प को और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और परिदृश्य को बदलने का काम किया है, निश्चित तौर पर वो विश्वास देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जताया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जताया है, इस विश्वास के साथ पर। ठीक है, ये नकारता है, मैं वापस आऊंगा। नकारता को जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में अब दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने रायबरेली सीट छोड़ करके और राजस्थान से राजसभा जाने का निर्णय किया। ठीक है, ठीक है मोहम्मद साजिद जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए 2014 में वाराणसी से लड़े थे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, और वहां से जीते, और उसके बाद 19 में भी जीते। अच्छा, लड़ने की वजह जानना, मतलब लोग जानते हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर और जाहिर तौर पर मतलब जो है पूरी पार्टी की एक स्ट्रेटजी थी कि किस तरीके से जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से और सीटों के, लोकसभा सीटों के लिहाज से, तो वहां से जब प्राइम मिनिस्टर का जो फेस है, चेहरा है, अगर वो वहां से चुनाव लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है, तो जैसे अभी शिवाजी सरकार कह रहे थे कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो एक उमंग तरंग या फिर जो है उनके अंदर जोश भरा रहना चाहिए, तो वो जोश भरने के लिए एक बड़ी मतलब जो है एक तरीके से स्ट्रेटजी थी वो बीजेपी की उस वक्त। अब अभी हमने देखा कि इंडिया ब्लॉक बना था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने 11 सीटों का ऑफर किया कांग्रेस को, और जाहिर तौर पर अगर वो 11 सीटें हैं तो उसमें जो है अमेठी और रायबरेली भी शामिल होंगी। और सोनिया गांधी पार्टी की बहुत बड़ी लीडर हैं, मतलब कांग्रेस की जाहिर तौर पर सर्वे सर्वा हैं वो, ठीक है साहब। अब अगर वही छोड़ करके जा रही है मैदान, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि आप अलाई पार्टी हैं उनकी, अगर हम लोकसभा की बात करें जो लड़ने जा रहे हैं आप मिलकर के साथ, तो क्या लगता है कि क्या कुछ मनोबल पर असर पड़ता है, और क्या यह स्ट्रेटजी है, क्यों छोड़ी गई ये सीट? मैं जो समझता हूं वो जी, कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी थी, एक उनकी काफी उम्र हो गई है, लगभग उनकी उम्र 77 साल। हाँ, और वो अभी बीच बीच में लगातार काफी समय बीमार भी रही, उनका इलाज भी चला, एम्स में भी भर्ती रही, इसके अलावा भी अन्य हॉस्पिटल में रही। तब उनके साथ जो है वो एक उम्र का जो है वो तकाजा है, जिसकी वजह से वो सीट छोड़ रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अब कांग्रेस के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में है, और अमेठी भी वो जीतेंगे। और अगर वो रायबरेली में तो पिच तैयार की जा रही है जी, रायबरेली की जो सियासी पिच है, वो मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी जी के लिए तैयार की जा रही है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी, आपके पास मैं आता हूं। वही मेरा सवाल है कि देखिए सोनिया गांधी जो है 4 से 14 के बीच क्या रोल उन्होंने अदा किया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, मगर एक सर्वे सर्वा के तौर पर वो देखी जा रही थी, और बड़ी अच्छी इमेज के साथ वो अभी तक उस सियासत को आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है साहब। हर कोई इस बात को कहता है, सोनिया गांधी की हर कोई तारीफ भी करता है जिस तरीके से उन्होंने सियासत की है, हार जीत अपनी जगह है। मगर जब पार्टी का कोई इतना बड़ा लीडर, जहां से वो हमेशा, मतलब देखिए 2004 के बाद से वो लगातार वहां से इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रही थी, जीतती आ रही थी, छोड़ती हैं वो, राज्यसभा जाती हैं, वो बात सही है आपकी कि भाई अब उनकी जो है सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, मगर जो पार्टी वर्कर्स हैं उन पर किस तरीके से फर्क पड़ता है, पब्लिक में मैसेज क्या जाता है, परसेप्शन क्या बनता है, क्योंकि ये बातें बहुत अहम होती हैं वोट मतलब जो है इलेक्शन के वक्त और वोटिंग करते वक्त लोगों के जहनों में रहती हैं ये बातें। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि मैं पहले भी कहा, अभी कहा जी, कि लोकसभा का चुनाव जो होता है, या जहां से चुनाव डायरेक्ट कोई जीत करके आता है, हाँ, तो उस क्षेत्र की जनता का एक लगाव होता है उस नेता से, और कुछ अपेक्षाएं भी होती,
क्योंकि सोनिया गांधी जी का उम्र ज्यादा है और बराबर बीमार रह रही, उनकी अस्वस्थता को देखते हुए उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। इसलिए अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि रायबरेली की जनता का एक लगाव रहा है नेहरू गांधी परिवार से और उनकी कुछ अपेक्षाएं भी, और यदि रायबरेली में चुनाव होता है तो उनको जाना ही पड़ेगा और क्षेत्र की जनता से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से ये इस बात का इजाजत उनको हेल्थ नहीं देता है, स्वास्थ्य नहीं देता है। और प्रियंका गांधी जी इसके लिए सक्षम है और आज प्रियंका गांधी जी में देश की जनता, रायबरेली की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इंदिरा गांधी की छवि देखती। तो इस तरह से प्रियंका गांधी जी सक्षम है और वहां की जनता का जो भरोसा और विश्वास सदा से नेहरू गांधी परिवार पर रहा है उसको आगे बढ़ाने का और कायम रखने का काम करेंगी प्रियंका गांधी। हम कुछ बातें और कहना चाहें जी। अब हम ऐसा नहीं है कि रायबरेली की जनता के साथ हमने कोई धोखा दिया या उनका विश्वास को हमने तोड़ने का काम, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये भाजपा वालों का काम है। क्योंकि आप देखे होंगे बनारस में जिस तरह से भाजपा के आईटी सेल के लड़कों द्वारा 3 लड़कों के द्वारा बनारस की लड़की के साथ गैंगरेप होता है, हमारी बेटी के साथ गैंगरेप होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर नहीं चलवाते, वो चुप होकर के बैठे रहते। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बुनियादी फर्क है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगी। अब वोट होगा तो इस बात पर होगा जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। अब देख लीजिए क्या रोजगार का स्थिति है। अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आ गए। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से रात के अंधेरे में हमारे बेटी का लाश, रेप पीड़ित बेटी की लाश को जला दिया जाता है किरासन तेल छिड़क करके पुलिस के द्वारा, और उनके परिजनों को सूचना नहीं दी जाती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, 3 काले कानून। एक बार सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए दीपक जी, इंतजार कीजिए, के बाद बोलिए। दीपक जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं दीपक जी, सुन लीजिए। है नहीं रखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने मन की बात करने लगते हैं। दूसरे की बात सुनना इनको पसंद नहीं होता है। थोड़ा सुना भी कीजिए, सुनने का। आ रहा हूं दीपक जी, आऊंगा, बोलने दीजिए एक बार हिमांशु जी को, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए हिमांशु जी को, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के 3 करोड़ लोग ये कह रहे थे कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसानों की लागत बढ़ रही है और किसानों की आय घट रही है। इन्होंने कृषि उपकरण पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर टायर पर 18% जीएसटी, उर्वरक पर 5% जीएसटी, कीटनाशक पर 15% जीएसटी लगा दिया। और आज उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे जब 3 काले कानून वापस लिए गए थे, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा बीत गए, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिली। इन्होंने कहा था गंगा साफ हो जाएगा, गंगा साफ हुआ क्या? इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहां गया स्मार्ट सिटी? तो इन्होंने जितना भी वादा करके आया, सत्ता में आए थे ये लोग कहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये सारे वादे पर विफल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता इन वादों के खिलाफ। दीपक जी के पास में आऊंगा, दीपक जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। बहुत सारी बातें आपने कही हैं। आपने कहा कि बुलडोजर जो है वो जो पार्टी के लीडर्स हैं या अगर उनके वर्कर्स हैं या पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ गलत करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो वो बुलडोजर उनके घरों पे क्यों नहीं चलता? वादे जो है वो झूठे किए गए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं हिमांशु जी। दीपक जी जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल उन्होंने किए हैं आपसे। देखिए हिमांशु जी को ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के कानून की व्यवस्था थी 2017 से पहले, जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों का क्षेत्र है, माफियों का क्षेत्र है। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था का राज है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को बदलने का काम किया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बदलता उत्तर प्रदेश की तरकीब दिखाई देती है। आपने कहा कि एमएसपी की बात आप कर रहे थे, किसान भाइयों के लिए धान और गेहूं का 1,05,235 करोड़ रुपए का भुगतान धान और गेहूं की खरीद का किया गया। गेहूं की एमएसपी
63% की बढ़ोतरी दिखाई दी और धान की एमएसपी 66% की भी बढ़ोतरी दिखाई दी। दूसरी बात, आपने कहा वादे की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 12,370 हटेगी तो हटा करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर बन के दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहनों को, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी मिलेगी तो आजादी दिलाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचेगी, उसको करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हर घर में गैस चूल्हा रसोई करने की व्यवस्था करेंगे, उसने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम हर घर को छत में देने का काम करेंगे, उस गरीब को आवाज से जोड़ने का काम किया। ठीक है, अब मैं शिवाजी सरकार को दिखाया है। झूठे वादे किसने करे, झूठे मुकाबले किसने दिए, ठीक है, कौन के नाम पर राजनीति किसने करी है, जाति के नाम पर राजनीति किसने करी है, सत्ता के लोभी बनकर के गठबंधन किसने किया है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता। शिवाजी सरकार, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, आऊंगा हिमांशु जी, वापस आऊंगा आपके पास भी आऊंगा मैं, चूंकि ये इल्जाम और फिर जवाब फिर इल्जाम, ये चलता रहेगा। शिवाजी सरकार, देखिए हम बात कर रहे थे कि भाई कैसे कांग्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 89 के बाद और फिर 91 के बाद, जाहिर तौर पर वो भी बहुत सारी वजूहात थी, मतलब 92 में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो उस वक्त मरकज में हुकूमत थी पीवी नरसिम्हा राव साहब की, तो वो सवाल जो है वो लगातार उठते हैं। जातिवाद भी एक बड़ा मतलब जो है वो कारण बना, एक बड़ी वजह बनी कि जातिवाद के चक्कर में कांग्रेस फंसी है या कोई बड़े अच्छे लीडर्स उसको नहीं मिल पाया, और अलग अलग वक्त में जब जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई तो बहुत सारे लीडर्स जो है वो पार्टी तोड़ करके चले गए। एक वक्त ऐसा था कि एनडी तिवारी भी पार्टी छोड़ करके चले गए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, तिवारी कांग्रेस करके। तो कैसे आप इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? मतलब एक बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से तो सबसे बड़ा सूबा है, क्षेत्रफल के लिहाज से हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आबादी के लिहाज से जो, और मतलब पार्लियामेंट की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की, और फिर क्या कहते हैं आप असेंबली की बात कर लें, तमाम मामलों में बड़ा सूबा है, तो वहां छोड़ करके वो क्षेत्रफल के हिसाब से चली गई हैं मैडम सोनिया गांधी जी। मगर कांग्रेस की अगर हम बात करें, वो जो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई, तो बड़ी वजह क्या लगता है? क्या जातिवाद या फिर मजहब की पॉलिटिक्स या फिर दंगे भी हमने देखा कि एक के बाद एक लगातार दंगे भी होते गए, तो पब्लिक को या फिर जो मतलब जो लोग थे और जो माइनॉरिटी के या कोई भी हो, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हो, उन्हें लगा कि ये लोग शायद इस इतने बड़े सूबे को नहीं संभाल पाएंगे। एक वक्त के बाद ऐसा लगने लग गया। नहीं, कई चीजें हैं जी। देखिए, कांग्रेस के अगर आप डिजेनरेशन देखें हिस्टोरिकली जी, तो इंदिरा गांधी के साथ वो शुरू हो गया था जी। इंदिरा गांधी के साथ जो कांग्रेस की जो खास जो कल्चर था वो टूट गया। कांग्रेस पहले एक बहुत डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। कांग्रेस अपनी क्रिटिसिज्म इतनी ज्यादा करती थी, ऑपोजिशन का काम भी वही करती थी, और ऑपोजिशन के लिए स्पेस नहीं बचता था। मिसेस गांधी ने जो है उस कल्चर को खत्म किया, कांग्रेस को एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और वहां से जो एक पॉलिटिकल कल्चर शुरू हुआ, हर पार्टी में शुरू हुआ कि जिस पे जो भी पार्टी होगा वो पार्टी सदस्यों पर ज्यादा हावी होगा। और इसी वजह से आज अगर आप देखें, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियों का जो है डेमोक्रेटिक बेस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जितने रीजनल पार्टीज हैं आप देख लीजिए, उसमें सारा जो है एक ऑथोरिटेरियन जो है पार्टी के अंदर सिस्टम होता है, हर जगह यही है। बीजेपी में एक अच्छा कल्चर था, एक इंक्लूसिव कल्चर था, सबको साथ लेके चलने का, सबको साथ बात करने का, सारी चीजें थी। पर बीजेपी ने भी इंदिरा गांधी का जो पैटर्न है उसी को ग्रेजुअली अपना लिया। अब बीजेपी में आज सिचुएशन ये है कि वहां का जो आम सदस्य है, आम क्या आपके जीवन के कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी जो पार्टी के ने एक, अब तो पार्टी का मतलब जो भी हो, एक निर्णय ले लिया, उसके विषय में कुछ बात भी नहीं कर सकते। और यही हाल हर पार्टी में हो गया है जी। कांग्रेस में ये बहुत ज्यादा हो गया। तो कांग्रेस में जो कम्युनिकेशन जो था
पार्टी वर्कर्स के साथ, जनता के साथ, तो ग्रेजुअली वो टूटता चला गया। बीजेपी का जो संभालने के लिए मैं उसमें बीजेपी का जो है रोल कम है। आरएसएस का जो कैडर है वो बीजेपी को इस वक्त संभाले हुए है। उन्होंने जिस तरह से सारी चीजों को मैनेज कर रखा है, इस वजह से जो है आपको बीजेपी का जो अस्तित्व है वो अच्छी तरह से दिख रहा है। और उसके साथ साथ बाकी सारी पार्टियों का जो है कम्युनिकेशन लेवल खत्म हो गया। तो कांग्रेस को देखिए, मुद्दा कांग्रेस के पास कम थोड़े ही है। बीजेपी के लोग कभी बात करते नहीं है। गरीब किसान की ट्रैक्टर 10 साल बाद उठा ली जाएगी। क्यों उठा ली जाएगी भाई? ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है। टोल बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि जो आमदनी हो रही 8 लाख 10 लाख करोड़ की करीब आमदनी हो रही है सेस से और टोल से, पर टोल हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके पर किस पर बोझ पड़ता है टोल का? आज जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके लिए ये सारी चीजें भी जिम्मेवार है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसान की लागत बढ़ती चली जा रही है और किसान की आमदनी जो है वो स्थिर है। ये स्टडीज और उसको लेकर के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और दोबारा फिर उनको जो है आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। किस तरीके से कई दिन से हंगामा हो रहा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, जाहिर तौर पर वो है। मगर हिमांशु जी देखिए, जो शिवाजी सरकार ने सवाल उठाए हैं वो बहुत वाजिब सवाल हैं कि इंदिरा गांधी के वक्त में जो कांग्रेस का कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्या सेंट्रलाइज होने से पार्टी को नुकसान हुआ? और वैसा ही कुछ वो कह रहे हैं कि बीजेपी में भी, उनके पास भी मैं आऊंगा, दीपक जी के पास भी। मगर ये जो मैंने कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश जो है वो मतलब एक ऐसा सूबा है, सब लोग कहते हैं, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली की जो गद्दी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही आती है, जो रास्ता है दिल्ली का वो यूपी से होकर के ही आता है। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सूबा है हर लिहाज से, सियासत के लिहाज से तो है ही है। वहां पर इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, मगर वो वक्त वक्त पर पार्टी भी छोड़ते चले गए। लंबे वक्त तक हुकूमत रही वहां पर, और मैंने कहा कि एक से एक लीडर्स दिए हैं उत्तर प्रदेश ने। फिर अगर उस सूबे में कोई पार्टी मतलब जीरो पर आ जाए एक तरीके से, या गिनी चुनी सीटें आए, मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर 1980 की बात करें 309 सीटें जीती थी, 1985 में 269 सीटें जो है वो जीती थी। लोकसभा की बात कर लें, अगर अभी हाल फिलहाल की बात कर लें तो 2004 में शायद 9 सीटें थी, ठीक है साहब, और 2009 में 21 सीटें जीतने वाली पार्टी अब जो है वो एक तरीके से परेशान है, मतलब कि कैसे अपने पांव जमाए। बहुत सारे सवाल उठते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, कोई भी पार्टी विचारधारा और सिद्धांतों पर चलती, खास करके कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और सिद्धांत है। हम अपनी विचारधारा को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और उस आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस चाहती है कि समरस समाज हो, वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां सामान्य धार्मिक सहिष्णुता रहे। तो ये सारी बातें कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों के अनुरूप हमने सदा से देखा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है तो हमने एक विकास का रोल मॉडल देने का काम किया है। ये सच्चाई है कि एक मुद्दा से सरकार बनती है और सरकार चली भी जाती है। ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी, जिन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार बनाई, वह मुद्दा इनका खत्म हो चुका है और देश की जनता जान चुकी है, राज्य की जनता जान चुकी है कि इन मुद्दों से किसी का भला होने वाला नहीं है। आप जानते होंगे, यदि धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर विकास होता, धर्म के नाम पर कोई देश चलता, तो पाकिस्तान के आखिरी 2 टुकड़े हुए क्यों? हमने जो क्वेश्चन खड़ा किया था, जो प्रश्न खड़ा किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र उसका जवाब नहीं दे पाए। वो गोल गोल बात करके जोर से चिल्ला करके निकल गए। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप एक बात बताइए, हमारी सरकार, यूपीए की सरकार जो 10 वर्ष रही, उसमें एमएसपी में कितना बढ़ोतरी किया? और एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हमने किया। एमएसपी की कानूनी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं दिया? 3 काले कानून लेकर के क्यों आए? आज किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, जवाब दे सकते हैं क्या ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? जब 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के कांग्रेस आया और भूमि अधिग्रहण बिल दिया किसानों के हक में,
किसानों से वार्ता करके हमने बिल दिया था, और 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद आपने अभी एक सवाल उठाया था, एक अहम सवाल आपने उठाया था कि कितनी ग्रोथ हुई थी। तो मैं बता रहा हूं एमएसपी में जो ग्रोथ थी 2006 से 2013 के बीच, अगर हम गेहूं की बात करें तो 87%, 87% जो है वो ग्रोथ हुई थी। धान में मतलब जो धान की फसल या जो धान की खरीदारी होती है 126% की जो है बढ़ोतरी हुई थी, और धान ग्रेड ए जो है उसमें 120% की बढ़ोतरी हुई थी। चना वो भी एमएसपी के तहत आता है, 115% की बढ़ोतरी हुई थी। तुअर की जो दाल है तुअर, उसमें 205% की बढ़ोतरी हुई थी। मक्का में 143% की बढ़ोतरी हुई थी, और मसूर की जो दाल है, मसूर जो है 90% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर हम अब यूपीए की बात करें 2013 से 2024 तक, तो गेहूं में जहां वहां पर 87% की बढ़ोतरी हुई थी, यहां 51% की बढ़ोतरी हुई, कम है। धान की बात अगर हम करें 66%, उधर थी 126%। धान ग्रेड ए की बात अगर हम करें यूपीए में थी 120%, यह है 63%, कम है। चना की बात अगर हम करें तो वहां पर 115% और यहां पर 64%, आधे का फर्क है, कम है। तुअर की बात अगर हम करें तो तुअर में जो है वहां पर 205% की बढ़ोतरी हुई थी, यहां 87% की बढ़ोतरी है, काफी फर्क है, बड़ा फर्क है। मक्का में भी 143 थी, यहां 59 है, और मसूर जो है उसमें भी 90% की बढ़ोतरी हुई थी। यूपीए गवर्नमेंट के, चूंकि ये आंकड़े हैं, ये वैसे नहीं मैं कहीं बोल रहा हूं, और मतलब जो है सोर्स फार्मर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी की का सोर्स है ये। मसूर में अभी जो है यहां पर 103% की बढ़ोतरी हुई है, वहां पर 90 थी, यहां ज्यादा है मसूर में सिर्फ, बाकी सब जगह कम है। जी जवाब दीजिए अब दीपक जी। आप सवाल उठाया उन्होंने, जाहिर तौर पर बात तो रखनी पड़ेगी, सारे ही सवाल जो है आते हैं, सारे जवाब देने भी पड़ते हैं कई बार। जी देखिए आपके पास जो आंकड़े हैं, हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है जी, गेहूं की एमएसपी में 63% बढ़ोतरी हुई, जो पिछली बढ़ोतरियों से थी। हाँ, दूसरी, धान की एमएसपी में 66% की बढ़ोतरी हुई, बताया जो पिछली एमएसपी से बढ़ोतरी से बढ़ाने का काम किया। हाँ, दूसरी बात, किसानों के कितने तहसील है, 11 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को किसान निधि से जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी, गन्ना किसानों का भुगतान, में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब आपने बात की कि उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति शुरू होती है, देश की राजनीति का प्रमुख योगदान भी उत्तर प्रदेश से होता है, तो उत्तर प्रदेश को बदलने का काम भी किया गया। यही उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 3 लाख से ज्यादा का भुगतान 2004 के चुनाव की अगर हम बात करें, 2004 के इलेक्शन की बात करें तो महज 9 सीटें आई थी कांग्रेस की। ठीक है साहब, सरकार बना ली थी फिर भी यूपीए की, बाकी पार्टियों को लेकर के हुकूमत बना ली थी फिर भी। मैं आपकी बात पर यार जी, जो 3 लाख करोड़ का भुगतान छोड़ा गया उसको चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और गन्ना किसानों का और गन्ने का मूल्य भी 2 बार सरकार ने 2017 के बाद से लेकर के 2030 में भी 7 रुपए से 15 रुपए करने का काम किया। लेकिन निश्चित तौर पर जहां किसानों के लिए ऋण से संबंधित बात हो और किसानों के लिए भूमि से संबंधित बात हो, सिंचाई से संबंधित बात हो, निश्चित तौर पर उसका परिणाम करने का काम किया गया है। दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा जहां सरकार कांग्रेस की बड़ी वहां बदलाव हुआ। राजस्थान में क्या बदलाव हुआ? वहां आपके मंत्री सदन में खड़े होकर के चिल्लाते हैं कि राजस्थान ऐसा है जो देश के अंदर पहला राज्य ऐसा है जो महिलाओं के अपराध में नंबर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं, कितने वादे आपने पूरे कर दिए। एनसीआरबी की देखिए, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी 2023 की, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा सूबा था, मतलब अपराध के मामले में। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है बहुत अहम होती है, उसको भी कभी कभार पढ़ लिया कीजिए। शिवाजी सरकार, आपके पास मैं आता हूं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। दीपक जी आ रहा हूं, बस शिवाजी सरकार का एक रिएक्शन ले लेते हैं। शिवाजी सरकार, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ, कांग्रेस के पास इतना मौका है इस किसान आंदोलन में भी जी, उसका फायदा नहीं उठा रही है कांग्रेस। चाहे एमएसपी के मामले में हो, चाहे किसानों के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है। मगर सर जो कल राहुल गांधी ने ऐलान किया था छत्तीसगढ़ में कि अगर हुकूमत बनती है इंडिया ब्लॉक की, कांग्रेस की,
तो वो एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। कई सारे ऐलानात कल उन्होंने कर दिए, और अब ये भी है कि शायद वो बीच में से छोड़ करके, चूंकि आज तो राजस्थान थे वो, मतलब जयपुर में थे वो, पर्चा भरवा रहे थे, तो शायद वो शामिल भी हो सकते हैं यहाँ पर जो किसान आंदोलन है, किसानों से बात भी कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। नहीं देखिए, सिर्फ राहुल गांधी के शामिल होने से कुछ नहीं होता है। हाँ। पार्टी के तमाम बाकी लीडर्स जो हैं, राहुल गांधी नहीं है तो क्या वो नहीं जाएंगे? वो देखते रहेंगे राहुल गांधी कब जाते हैं और उसके हिसाब से कभी टांग खींचेंगे इसकी, कभी उसकी टांग खींचेंगे। पार्टी के अंदर खींचने की ज्यादा जरूरत होती है उनको, पार्टी के बाहर कम होती है। ठीक है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं करेंगे, और दूसरी चीज, हाँ, छोटे छोटे मुद्दे इतने सारे भरे पड़े हैं, कांग्रेस जो है उसको उठा सकती है। कांग्रेस, अरे कुछ नहीं, कांग्रेस इतना जेल भरो कर सकती थी, कुछ नहीं किया। लेकिन लोग ये सारे जो होते हैं जनता को जोड़ने के तरीके होते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी भरे पड़े थे, आज भी बीजेपी में जितने कांग्रेसी गए हैं वो वापस आना चाहते हैं, और कांग्रेस रास्ता तो दिखाए। तो कांग्रेस तो रास्ता तो साहब आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ही कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, अच्छे खासे थे वो। प्रियंका गांधी का तो उनको सियासी गुरु भी कहा जाता था, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनको बाहर कर दिया चूंकि वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, मिलिंद देवड़ा, जी मिलिंद देवड़ा की बात कर लीजिए, और बाबा सिद्दीकी की बात कर लीजिए, और अभी 2 दिन पहले तो वो छोड़ करके गए जो पार्टी के मतलब प्रेसिडेंट भी रहे स्टेट के और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मतलब जो है महाराष्ट्र के। ऐसे ऐसे लीडर छोड़ करके जा रहे हैं पार्टी, तो फिर कहां से मतलब जो पार्टी वर्कर्स हैं उनका मनोबल कहां से आएगा, कहां से बढ़ेगा? मैं एक चीज कह रहा हूं, पार्टी से छोड़ के जाने कोई बुरी बात नहीं है जी, पर पार्टी में जो इंडक्शन है वो कम हो रहा है। हाँ, पार्टी में लोग आए वो कम हो रहा है। हाँ। पार्टी में जब तक लोग आएंगे नहीं, तब तक वो पार्टी का जो मोहम्मद साजिद साहब, जी ठीक है, मोहम्मद साजिद साहब, एक बड़ा मसला आया था यहाँ पर, और शायद वो हिमांशु जी कह रहे थे कि विचारधारा और सिद्धांतों की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस करती आई है। तो क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, चूंकि आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, वहां की सियासत में जो है आप सरगर्म हैं, क्या अब जो विचारधारा है, जो सिद्धांत हैं, वो सियासत में उनकी जगह जो है वो नहीं रही, अब नहीं बची, ना विचारधारा की, ना सिद्धांतों की, ना अच्छे कामों की? चूंकि राजस्थान में तो बहुत सारी जो है वो बातें कही गई थी, हालांकि वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो वो 2-2.5% के करीब का फासला है। सीटें भी जो है वो अच्छी खासी जीती है, 70 प्लस जीती हैं, 69 +1 +1, एक बाई इलेक्शन जीत करके 71 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती हैं, मगर वो चुनाव हार गई एक तरीके से। जिसकी सरकार बनती है सीट उसी की मतलब गिनी जाती है कि यहाँ ज्यादा वो है। तो कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, क्या विचारधारा और ये है तमाम जो चीजें हैं, इनका कोई अब काम नहीं है पॉलिटिक्स में? हिंदुस्तान की मिट्टी में विचारधारा शुरू से है और आखिर तक रहेगी जी। और हिंदुस्तान में लगातार 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। भाजपा देश को बांटने का, लोगों को बांटने का काम कर रही है, और जो बाकी समाजवादी पार्टी है या इंडिया गठबंधन है, वो लोगों को और देश को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी कोशिश में ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है और यह कायम रहेगा। और विचारधाराओं की लड़ाई है जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, और हिंदुस्तान में मोहब्बत की और देश को जोड़ने वाली विचारधारा ज्यादा है। इसीलिए जो है वो करीब लगभग विपक्ष के पास 60% वोट है और भाजपा के पास जो है वो 40% वोट। तो जो जोड़ने वाली विचारधारा है, उस जोड़ने वाली विचारधारा की संख्या ज्यादा है, और ये विचारधारा की ही अब जीत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत लंबे समय तक धर्म और जातियों की राजनीति को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, कबूल नहीं करता है। तो मैं समझता हूं कि अब आने वाला समय है, जनता ऊब चुकी है, देश की बढ़ती महंगाई से, अन्नदाता बॉर्डर पे ऐसे हैं, पुलिस उनके साथ ऐसे जुल्म कर रही है जैसे कि वो कोई विदेशी जो है वो सेना हो और हिंदुस्तान में घुसना चाहती है। ठीक है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी यहाँ से ऐसे गायब हो गए हैं, ऑटो मोड पे जैसे देश चलता हो, और उनको किसानों से बात करना चाहिए थी। एमएसपी या किसानों की जो बात है, जो डिमांड है, उनको पूरा करने में क्या दिक्कत है? उनको उनकी डिमांड पूरी की जाए, उनसे बात की जाए। जब आप अपने अरबपतियों के लिए तालीम बिछा सकते हैं, दोस्तों के लिए, तो किसानों के लिए कीले बिछाएंगे। आप जैसे 1911 में जनरल डायर ने फायरिंग की थी, इसी तरीके से आप आंसू गैस के गोले उनके छुड़वा रहे हैं। वो भी हमारे देश के अन्नदाता हैं। लगभग 10 करोड़ परिवार जो है हिंदुस्तान
में जो है किसान है और हिंदुस्तान की जीडीपी जो है सकल घरेलू आय उसमें लगभग 14% उनकी भागीदारी है। तो किसानों के साथ इस तरीके का रवैया और उनसे बात ला करके, और हर जगह आप देखिए 2 करोड़ रोजगार हो या महंगाई हो या एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यूपी में ये हालत है कि हेल्थ की अच्छी मशीनें खरीदी जा रही, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, हर जिला अस्पताल में सप्लाई हो रही है, लेकिन वहां उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, अटेंडेंट नहीं है। अटेंडेंट अगर पोस्टिंग होगी तो उससे एक परिवार के एक बच्चे को रोजगार मिलेगा और उसका परिवार जो है वो ठीक है। दीपक जी से रिएक्शन ले लेते हैं इसका जल्दी से। दीपक जी, ठीक है दीपक जी। देखिए, हाँ भाई, अपने साथियों के लिए कालीन और किसानों के लिए कील क्यों, ये सवाल कर रहे हैं और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हाँ। गरीब कल्याण की योजना और गरीब प्रथम पंक्ति पर रख करके गरीब की योजना कैसे उस तक पहुंचे, इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं जी। और किसान भाइयों के लिए और उनके हित के लिए जब 3 काले कानून की बात, जब बिल की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था, जो जनता का सुझाव होगा, जो किसान भाइयों के हित होगा, जो उनका निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ देश खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उसका परिणाम भी देने का काम किया। 11 करोड़ लोगों को किसान निधि से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, आज देश की जनता उस परसेप्शन के आधार पर निर्णय कर रही है। हाँ। किसने उन गरीब की योजनाओं से किसने जोड़ने का काम किया और किसने उसी गरीबों की, दलितों की जमीनों को छीनने का काम किया। चलिए, हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा वापस, चूंकि वक्त की भी कमी है। ठीक है हिमांशु जी। किसने उस भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का काम किया, किसने उन व्यवस्थाओं को। देखिए, लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें राज्यसभा के लिए भी जो है वो भेजा जा रहा है महाराष्ट्र से, उनके ऊपर जो है वो बड़े घोटाले का लगा था, एक मतलब जो है, जो एक बड़ा घोटाला जो हुआ था महाराष्ट्र में, उसका इल्जाम लगा था, सारी दुनिया जानती है उनको। तो फिर वो लोग सवाल करते हैं कि भाई वो अगर भ्रष्टाचारी है तो फिर आप अपनी पार्टी में लेकर के उनके भ्रष्टाचार को साफ कैसे कर देते हैं, ये भी सवाल जो है वो अक्सर उठते हैं। दीपक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के, और कहीं ना कहीं जिस संगठन के साथ रहे, उस संगठन के मसीहा के आदेश पर किए हुए कामों को अगर वो नकारते हो, उन भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को, देश के प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों को, हिमांशु जी, ठीक है हिमांशु जी, उसका स्वागत है। हाँ हिमांशु जी। भाजपा के लोगों पर मुझे हंसी आती है और तरस आता है इनकी बुद्धि को देख करके। क्या सोच है, भगवान ने क्या सोच दिया है। अरे अजित पवार जी के बारे में कहते थे कि जेल जाएंगे चक्की पीसी पार्टी में, अब हम शुद्ध करके निकाल देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, अब तो अशोक चौहान का नाम ले लीजिए आप भी। हिमांशु जी, अशोक चौहान का नाम तो ले लीजिए। आदर्श हाउसिंग घोटाला का जो है वो लगा था उनके ऊपर भी इल्जाम, उनको भी लिया। सुन लीजिए, लोगों ने चर्चा किया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने, पहले उन मुद्दों के बारे में जवाब देता हूँ। ये कहते हैं कि गरीबों के साथ है नरेंद्र मोदी जी। अरे 27 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकालने का काम यूपी सरकार ने किया था और 24 करोड़ लोगों को वापस आपने फिर से गरीबी रेखा के अंदर धकेलने का काम किया है। एमएसपी की बात पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। एमएसपी की बात पर जवाब दीजिए। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर इसमें क्या दिक्कत है? आपने जब 3 काले कानून बनाए थे, 300 दिनों तक किसान आंदोलन रहा, 720 किसान शहीद हो गए। शर्मानी चाहिए आपको। उसके लिए वापस आते हैं उसी डिबेट पर, उत्तर प्रदेश की सियासत पर ही हम बात करेंगे, वापस उसी पर आते हैं। और शिवाजी सरकार, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं,
हालांकि सवाल जो है वो हिमांशु जी से पूछना चाहिए था, मगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्री हैं, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्री हैं प्रोफेसर DR साहू साहब, वो कहते हैं मतलब जो है अक्सर उन्होंने चूंकि बहुत सारी जो है वो रिसर्च करी है और उनका जो नतीजा निकला उत्तर प्रदेश की सियासत पर, दूसरे सूबों की बात भी हम करेंगे मगर खासतौर से उत्तर प्रदेश की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जाति आधारित राजनीति शुरू हुई तब से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो गिरता चला गया। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, मगर प्रोफेसर DR साहू के इस मतलब जो इस रिसर्च को या इस बयान को या उनके इस कोट को किस तरीके से आप देखते हैं? ये जातिगत जो मतलब कह लीजिए मतलब जो जाति आधारित जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, वो मतलब एक तरीके से अक्सर सब लोग उसकी मुखालफत करते हैं। हालांकि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि अगर हुकूमत बनी तो वो जातिगत जनगणना भी कराएंगे या सर्वे कराएंगे, वो तमाम चीजें जो है वो बात हो रही, ताकि जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी उसकी जिसकी जितनी आबादी के लिहाज से वो हिस्सेदारी वगैरह देंगे। कई सारे जुमले हैं, जो बातें हैं जो वो करते हैं। कुल मिलाकर के कैसे देख रहे हैं? मैं वापस वहीं आता हूं उत्तर प्रदेश के, चूंकि ये तो बातें होती रहेंगी। MSP क्या था, किसानों के क्या सवाल थे, वो कल हमने उस पर डिबेट की थी। कल बहुत सारी बातें हुई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, मगर जो जातिगत पॉलिटिक्स है उसका असर कितना पड़ा कांग्रेस के ऊपर? और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, वो ये है कि जो इलाकाई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो खा गई कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल जातिगत जो पॉलिटिक्स है जी, वो जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है, गोविंदाचार्य जी कहते थे सोशल इंजीनियरिंग, हाँ, और वो मंडल और कमंडल की जो राजनीति शुरू हुई, उसमें कांग्रेस जो है अपने आप को कहां बैठाना ये नहीं समझ पाई। तो उससे इनका जो क्या हुआ, एक चीज जो सबसे बड़ी चीज जो हुई, जो देखिए बीजेपी बड़ी कैसे, अगर आप देखें उसी दौरान बीजेपी ने तमाम एरिया में, मतलब 1996 से पहले से 95 ऑनवर्ड जो है, बीजेपी ने जितने भी डिफरेंट कास्ट्स हैं उन कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। RSS ने जो है ट्राइबल्स को जाके जोड़ना शुरू किया। तो बीजेपी का जो है अपना कास्ट बेस इस तरह से बढ़ाती रही। क्षेत्रीय पार्टियों ने क्या किया, उन्होंने जो खास करके जो अलग अलग OBC के पार्टीज थी, हाँ, उनको अपने साथ जोड़ के रखने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी भी जो है, देखिए जब तक मुलायम सिंह जो थे, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ क्षत्रिय भी थे, और बाकी OBCs और मुस्लिम्स रहे हैं। तो कांग्रेस का जो ये मुस्लिम का बेस भी जो है वो भी खिसक के क्षेत्रीय पार्टियों में चला गया। तो इससे जो है कांग्रेस जो है आज जो है जो मुस्लिम का, मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज जो है वो, अगर कांग्रेस थोड़ी सी मजबूती से खड़ी हो जाए तो उसके साथ खिसक वापस आ जाएगा वो। पर बिल्कुल, पर मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस उस चाहती है। दूसरी चीज, हाँ, उसके साथ साथ एक चीज और हुआ, यूपी जैसे स्टेट जो है बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइज्ड हो गया और आज हाँ, भी है। अगर आप साइबर क्राइम की बात करें, यूपी टॉप पर है। और दूसरी चीज मैं कहता हूं, यूपी में पुलिस की व्यवस्था सबसे खराब है। यूपी में FIR लॉन्च होते नहीं है, बड़ी मुश्किल से लॉन्च होते हैं, हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन रखना उनको। उससे भी बड़ी चीज है, हाँ, यूपी में इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल नहीं होते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो थाने में लोग बैठे होते हैं, क्रिमिनल से पैसे खा के जो विक्टिम है उनको सताते हैं। तो यूपी की ये बात जो है कांग्रेस उठा सकती है, पर उठाती नहीं है। ठीक है, वक्त की कमी है, जल्दी से जवाब दे दीजिए दीपक जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है, कम से कम अल्फाज में, क्योंकि आप वाइंड अप करेंगे। आदरणीय भाई साहब जी जो कह रहे हैं, ये उदाहरण 2017 से पहले के बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिसकी जो शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया जाता है। महिला के लिए अलग से हेल्प डेस्क बना करके उसकी सुनवाई करने का काम किया जाता है। वो तो मैंने अभी, हाँ, वो तो अभी RCB के रिकॉर्ड भी बताया ना, RCB की जो रिपोर्ट थी उसको भी अगर देख लेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ, करते थे, ठीक है, मुजफ्फरनगर के दंगों को अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठाया करते थे, ठीक है, तो जो चकिया की गलियों से निकले अपराधियों को सुरक्षा देने का काम करते थे, आज वो खात्मा करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों में विश्वास जागा है, बहनों में विश्वास जागा है, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। हिमांशु जी, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे? आपको क्या कहना चाहेंगे? आपके पास आ रहे हैं, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? बात जो है वो वही हो रही उत्तर प्रदेश की, क्या कांग्रेस वापस पांव जमा पाएगी यूपी में, या फिर जो है वो सवाल फिर करेंगे क्या कहते हैं जो 24 के आम इंतखाबात के बाद कि भाई यूपी में काबा। ठीक है साहब, तो क्या कुछ लग रहा है, मतलब क्या फाइनल कमेंट्स होंगे, क्या कहेंगे? पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश
और उत्तर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल रहा है, अराजकता का माहौल रहा है। जिस तरह से आज सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई है, इस राज्य की जनता बेहाल रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस तरह से खून खराबा हुआ है, कानून को कंट्रोल करने के नाम पर, कानून के राज के नाम पर जिस तरह से पक्षपात और धार्मिक उन्माद फैलाया गया है, जिस तरह से क्रिमिनल को बढ़ावा मिला है, निश्चित रूप से राज्य की जनता और देश की जनता कांग्रेस से आशा रखती है और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में कांग्रेस को जनता का प्यार। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी आपका, दीपक जी, मोहम्मद साजिद साहब और शिवाजी सरकार साहब, आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम नाजरीन का भी जिन्होंने हमें देखा। जाहिर तौर पर ये सियासी मौसम है, बहुत जल्द आम इंतखाबात का जो है ऐलान भी हो सकता है और उसके बाद जो है मई में नई हुकूमत बनेगी, मगर तब तक सियासत जो है बहुत सारी करवटें लेंगी, बहुत सारे जो है वो नए नए चौंकाने वाले जो है वो आपको मतलब खबरें सुनने को मिलेंगी और बहुत सारी बातें जो है वो देखने को और सुनने को मिलेंगी। जाहिर तौर पर सियासी मौसम है, जैसे मैंने कहा, इसमें तो मौसम भी बदलेगा, अंगड़ाइयाँ भी मौसम बहुत सारी लेगा और उसके लिए आपको हर रोज़ जो है टेलीविज़न पर आकर के प्रोग्राम्स भी ज़रूर देखने पड़ेंगे। आपने ये प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।